जीएस फैक्ट्स। अल्फा जो कण होते हैं ना, अल्फा कण दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। और अल्फा कणों में दोहरे धनात्मक आवेश होता है। दोहरे धनात्मक आवेश होता है अल्फा कणों में। अल्फा कणों को हीलियम नाभिक के समान माना जाता है। अल्फा कणों को हीलियम नाभिक के समान माना जाता है। जब परमाणुओं के नाभिक अस्थिर होते हैं तो वे स्थिरता पाने के लिए अल्फा कण छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को अल्फा क्षय कहते हैं। अल्फा क्षय होने वाले तत्वों में यूरेनियम और प्लूटोनियम शामिल है। अल्फा क्षय होने वाले तत्वों में यूरेनियम और प्लूटोनियम शामिल है। अल्फा बीटा गामा इन तीनों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने। हैदराबाद की स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह 1591 में की थी हैदराबाद की स्थापना। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद जो है यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। एजोला एक जलीय फर्न होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जैव उर्वरक जैसे कौन कौन है? तो राइजोबियम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जैव उर्वरक। एजोबैक्टर है, राइजोबियम है, एजोस्पिरिलम है, एसिटोबैक्टर है, नीलहरित शैवाल है, बीजीए तथा एजोला। ये सब जो हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, एसिटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल और एजोला। फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक बैसिलस और स्यूडोमोनास ये सब हैं। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। यह ज्यूरिख जो है एक लीमट नदी के किनारे फैला हुआ है। लीमट। ज्यूरिख जो है लीमट नदी के किनारे फैला है। कौन सा नदी? लीमट। ज्यूरिख जो है इसमें रेशम एवं सूती वस्त्र, मोम, पुर्जे यहाँ सब बनते हैं। लीमट नदी के किनारे है ज्यूरिख।
एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक फाइबर जो होता है यह सिंथेटिक फाइबर है। एक्रिलिक, इसे आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं, यानी कृत्रिम ऊन कहते हैं एक्रिलिक फाइबर को। रेयान, कॉटन, सन, जूट और लिनन ये सब सेलुलोज के बने होते हैं। रेयान, कॉटन, सन, जूट, लिनन ये सब सेलुलोज के बने होते हैं। रेयान, कॉटन, सन, जूट, लिनन। जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर ये सब गैर सेलुलोजी होते हैं, यानी ये सब सेलुलोज के बने नहीं होते हैं। गहरे नीले रंग का कांच कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जाता है। लाल कांच का निर्माण गोल्ड क्लोराइड के द्वारा किया जाता है। आरओ मेंस 2017। गहरे नीले रंग का कांच कोबाल्ट ऑक्साइड के प्रयोग द्वारा निर्मित होता है। लाल कांच का निर्माण गोल्ड क्लोराइड के द्वारा। बिहार में अपहन कला है, लोक प्रसिद्ध कला है। अपहन सफ़ेद रंग की ज्यामिति आकार का प्रयोग करते हुए मांगलिक अवसर पर बनाया जाने वाला यह कला है। एक रंगोली जैसा है सफ़ेद अपहन। गणेश को हेरंबा भी कहते हैं। हेरंबा इसलिए कहते हैं क्योंकि वह कमज़ोर और दबे कुचले लोगों के रक्षक हैं। हेरंबा दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे पहला है हे और दूसरा है रंबा। हे मतलब असहाय या कमज़ोर लोगों को दर्शाता है, जबकि रंबा जो शब्द है यह कमज़ोर लोगों की रक्षा करता है और उन्हें नुकसान से बचाता है। दुर्गेश एक अरण्य प्राणी उद्यान है। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है। गिलक्रिस्ट जो हैं उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण 1796 में। यास्क जो है वैदिक संज्ञाओं के एक प्रसिद्ध व्युत्पत्तिकार थे, वैयाकरण थे। इन्हें निरुक्तकार भी कहा जाता है। यास्क ने पहले निघट्टू नामक वैदिक शब्दकोश को तैयार किया था। सायणाचार्य ने अपने ऋग्वेद भाष्य में निघट्टू को ही निरुक्त माना। व्याकरण शास्त्र में निरुक्त का बहुत महत्व होता है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो आया था 1908 में। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम यह भी 1908 में। विस्फोटक पदार्थ भी 1908 में। भारतीय फौजदारी कानून संशोधन 1908 में। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में। वस्तु विक्रय अधिनियम। साझेदारी अधिनियम
1932 में साझेदारी। कंपनी अधिनियम 2013। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। शाही पद अधिनियम 1876। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। इसमें एक ये है कि भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930, साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, कंपनी अधिनियम 2013। विष्णु जिष्णु एक शब्द होता है, जिष्णु, इसका मतलब विष्णु भी होता है, जिष्णु का मतलब इंद्र भी होता है, अर्जुन भी होता है और जीतने वाला भी होता है। जिष्णु के इतने अर्थ हैं, विष्णु, इंद्र, अर्जुन और जीतने वाला। श्रावस्ती में 3 विहार थे, एक तो जैतवन विहार था, पूर्वाशक विहार था और मल्लिका राम विहार था। श्रावस्ती में मल्लिका राम विहार, पूर्वाशक विहार और जैतवन विहार, ये तीनों विहार जो थे श्रावस्ती में थे। मल्लिका राम, पूर्वाशक और जैतवन। कोनार एक जनजाति है, यह जो है तमिलनाडु में पाई जाती हिंदू जनजाति है, जाति है, चरवाहा समुदाय है ये कोनार। ICICI जो बना था, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, 1955 बना था। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम ICICI 1955 बना था। इसके पहले अध्यक्ष जो बने थे वो थे मुदलियार। मुदलियार जो थे एक वकील, राजनेता ये थे। माँ कात्यायनी शक्ति, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ शक्तिपीठ हैं, जैसे माँ पाटेश्वरी देवी पाटन में है, माता शीतला मंदिर मैनपुरी में है, माँ वैष्णो देवी मंदिर, यह कहाँ है? माँ वैष्णो देवी मंदिर फिरोजाबाद में है, माँ वैष्णो देवी मंदिर। माँ कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन में है, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी कहाँ है? वृंदावन में। और माँ आलोपी प्रयागराज में है, माँ विंध्यवासिनी विंध्याचल, और माँ दुर्गा मंदिर वाराणसी में है। बड़ी देवकली मंदिर यह अयोध्या में है। बड़ी देवकली मंदिर कहाँ है?
अयोध्या में। खत्री पहाड़, विंध्यवासिनी बांदा, माँ चंद्रिका देवी मंदिर, माँ चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ में। काली बाड़ी मंदिर, यह भी लखनऊ में। माँ चंद्रिका देवी लखनऊ में और काली बाड़ी मंदिर भी लखनऊ में। रामगिरी शक्तिपीठ चित्रकूट में। शीतला चौकिया धाम जौनपुर में। माँ चंद्रिका देवी मंदिर और काली बाड़ी दोनों लखनऊ। रामगिरी शक्तिपीठ चित्रकूट में है। बड़ी देवकली मंदिर अयोध्या में है। दुर्गा मंदिर वाराणसी में है। माँ कात्यायनी शक्तिपीठ वृंदावन में है। कात्यायनी। काली माता मंदिर झांसी में। माँ वैष्णो देवी मंदिर फिरोजाबाद। शीतला माता मंदिर मैनपुरी। माँ पाटेश्वरी देवी मंदिर देवी पाटन में। परिणात्मक विधियाँ, आरबीआई की दो विधियाँ होती हैं ना, तो एक परिणात्मक एक गुणात्मक। तो परिणात्मक में बैंक दर, एमएसएफ दर, सीआरआर और ओपन बाजार की क्रियाएं, तरल कोषानुपात में परिवर्तन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, एसडीएफ, ये सब परिणात्मक हैं। जबकि गुणात्मक में प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रचार एवं प्रसार, उपभोक्ता साख नियमन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, साख का संभाजन भी गुणात्मक है। नैतिक दबाव, विभिन्न ब्याज दर कटौती, चयनित साख नियंत्रण, ये सब गुणात्मक है, यानी क्वालिटेटिव मेजर है। आधुनिक प्रणाली, प्रथम आधुनिक प्रणाली के बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। प्रथम आधुनिक प्रणाली का बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, जो कि 1770 में स्थापित हुआ था। अब पहला प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बंगाल है। पहला प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बंगाल, जो कि 1806 में स्थापित हुआ था। पहला प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बंगाल। और प्रथम भारतीय जॉइंट स्टॉक बैंक, यानी सीमित दायित्व वाला बैंक था, इसमें भारतीयों की भी हिस्सेदारी थी। तो अवध कॉमर्शियल बैंक, ये 1881 में स्थापित हुआ था। प्रथम भारतीय जॉइंट स्टॉक बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक 1881। प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला बैंक पंजाब नेशनल बैंक 1894। प्रथम पूर्ण स्वामित्व एवं प्रबंधन वाला भारतीय वाणिज्यिक बैंक। देखिए, जो पंजाब नेशनल था ये तो पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला था, लेकिन स्वामित्व इसमें नहीं था। लेकिन जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बना 1911 में, यह पूर्ण स्वामित्व भी था और इसका प्रबंधन भी भारतीय लोग ही करते थे। वाणिज्यिक बैंक था ये, मतलब दोनों था। पंजाब नेशनल तो केवल पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949, एसबीआई का 55 में 1900। प्रथम वाणिज्यिक बैंक 1911 में स्थापित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है।
पूर्ण स्वामित्व वाला यही है। प्रथम पूर्ण स्वामित्व एवं प्रबंधन वाला भारतीय वाणिज्यिक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब कुछ भारतीय ही कर रहे थे इसमें। देखिए मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होगा। तो हानि उन लोगों को होगी मुद्रास्फीति में जिनकी आय स्थिर होती है। जैसे पेंशन भोगी, इनकी स्थिर आय होती है, फिक्स होता है कि इनकी इतना ही पेंशन मिलता रहेगा। सार्वजनिक बचत वालों की स्थिर आय समूह जिनका रहता है उनको हानि होती है। उपभोक्ताओं को मुद्रास्फीति में हानि उठाना पड़ता है। और जो फिक्स डिपॉजिट वाला होता है वो भी हानि। ये सब इन लोगों को मुद्रास्फीति में हानि होता है। और लाभ किसको होगा? तो उत्पादक जो होते हैं उनको लाभ होता है। ऋणी जो होते हैं यानी जो ऋण लेते हैं उनको, व्यापारी वर्ग भी मुद्रास्फीति में लाभ कमाते हैं। कृषक भी मुद्रास्फीति में लाभ कमाते हैं। परिवर्तनशील जिनका आय होता है समूह, उनको भी, निवेशक भी लाभ कमाते हैं। तो उत्पादक, ऋणी, व्यापारी वर्ग, कृषक, परिवर्तनशील आय समूह, निवेशक, इन सबको मुद्रास्फीति में लाभ होता है। जबकि उपभोक्ताओं को हानि होती है, ऋणदाताओं को हानि होती है मुद्रास्फीति में। स्थिर आय समूह, पेंशन भोगी, सार्वजनिक बचत, बचत खाता धारक, इन लोगों को हानि होती है। अच्छा, वृद्धि, जैसे मुद्रास्फीति के प्रभाव में वृद्धि किस में होगी? तो रोजगार में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति अगर ज़्यादा है तो रोजगार में जो होगा वो वृद्धि होगा। आयात में भी मुद्रास्फीति के कारण वृद्धि होती है। आयात, करारोपण में वृद्धि होती है मुद्रास्फीति। करारोपण क्योंकि सरकार कर ज़्यादा लगाएगी ताकि लोगों के पास पैसा कम बचे। सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि होती है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति के प्रभाव से ये होता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। और कमी, निर्यात में मुद्रास्फीति से कमी होती है। आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी। सार्वजनिक बचत में भी कमी होती है मुद्रास्फीति के कारण। एक नेचिलिंग झील है, बैफिन द्वीप के पास स्थित है, कनाडा के में है नेचिलिंग झील। आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरती है। नेचिलिंग झील से आर्कटिक जो वृत्त है इससे गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो है यह 8 देशों से गुजरता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, अमेरिका का अलास्का, कनाडा, डेनमार्क का ग्रीनलैंड और आइसलैंड, इन जगहों से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, अमेरिका, अलास्का, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ था 1982 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में।
देखिए, जब यांत्रिक तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगे उसे कहते हैं। लंबवत जब होगा ना तो अनुप्रस्थ होगा। यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे ठोस और द्रव की सतह पर संचरित हो सकती हैं। यांत्रिक जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं यह ठोस और द्रव की सतह पर, किस पर, सतह पर संचरित हो सकती हैं। जब यांत्रिक तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं, यानी ये जो हैं क्षैतिज चलते हैं, तो इस तरंग को अनुदैर्घ्य कहते हैं। अनुप्रस्थ में वर्टिकल चलेंगे और अनुदैर्घ्य में क्षैतिज। अनुप्रस्थ में वर्टिकल और अनुदैर्घ्य में हॉरिजेंटल चलते हैं। अनुदैर्घ्य में हॉरिजेंटल। अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती हैं ठोस, द्रव एवं गैसों सभी माध्यमों संचरित हो सकती हैं, जबकि यांत्रिक अनुप्रस्थ तरंगे ठोस और द्रव की सतह पर ही संचरित हो सकती हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं जैसे तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का परिणाम है। जल से भरे हुए बर्तन या तालाब का तल हमें कुछ हुआ प्रतीत ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। जल के अंदर की मछली या वस्तु वास्तविक गहराई से उठी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। जल में अंशतः डूबी हुई छड़ सीधी होने के बावजूद दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। जल से भरे किसी पात्र की तली में पड़ा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय व सूर्यास्त के दौरान सूर्य की आकृति कुछ अंडाकार प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन में क्या है, सूर्यास्त और सूर्योदय की आकृति, जल से भरे पात्र का सिक्का उठा हुआ, जल में डूबी हुई छड़, जल के अंदर मछली का वास्तविक गहराई से उठा हुआ, जल से भरे बर्तन तालाब कुछ उठा हुआ, तारों का टिमटिमाना, ये सब जो हैं अपवर्तन के कारण है। सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर से प्रकाश जो होता है यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। प्रकाश का प्रकीर्णन है प्रोजेक्टर, यह अपवर्तन नहीं है, ध्यान रखना है। जो प्रोजेक्टर है यह प्रकीर्णन पर, प से प्रोजेक्टर, प से प्रकीर्णन। चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी, जैसे कुछ शब्द हैं चोलकालीन। औले एक शब्द होता है, औले। तो औले जो होते हैं ये राजा के आदेशों को लागू करने का दायित्व इन पर होता था। औले लोगों का मतलब जो राजा आदेश दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य ये औले लोग करते थे। और पेरुंतरम पहले आया इसलिए ये उच्च कोट के अधिकारी, प से पेरुंतरम, प से पहला, यानी पेरुंतरम जो हैं यह उच्च कोट के अधिकारी हुआ करते थे चोलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में। और सिरुनतारम यह निचलेपन, सिर जो देखे सिर झुकाता है तो नीचा होगा और जो सिर उठाएगा ऊपर। तो पेरुंतरम पेरू है भाई ऊपर आदमी, और सिर नीचे करिए सिरुनतरम, यानी निचले पद के अधिकारी हैं सिरुनतरम। वायसराय होते थे सूबे के नेता जो राजा के करीबी परिवार के सदस्य होते थे, इन्हें वायसराय कहा जाता था।
नट्टार नाडुओं के सिर होते थे। नटवैस, नट्टावैस कौन थे? तो जो नट्टावैस होते थे ये कृषि से जुड़े अधिकारी होते थे। नट्टावैस कृषि से जुड़े अधिकारी हुआ करते थे, इन्हें नट्टावैस कहते थे। वरियम, ग्राम सरकार को चलाने में मदद करने वाले पुरुष को वरियम कहा जाता था। ग्राम सरकार को चलाने में मदद करने वाले पुरुष को वरियम कहा जाता था। गुप्तकालीन प्रशासनिक के पदाधिकारी जैसे अष्टाकुलाधिकरण होते थे। इनका जो कार्य होता था, भूमि संबंधी क्रय विक्रय के अधिकारी को अष्टाकुलाधिकरण कहा जाता था। अष्टाकुलाधिकरण भूमि संबंधी क्रय विक्रय अधिकारी को अष्टाकुलाधिकरण कहा जाता था। महत्तर, महत्तर वो होते थे जो ग्राम पंचायत के वृद्ध सदस्य हुआ करते थे, उन्हें महत्तर कहा जाता था। ग्राम पंचायत के वृद्ध सदस्य को महत्तर कहा जाता था। परिवारों के सदस्यों को कुटुंबिन कहा जाता था, इसी से बना है कुटुंब। कुटुंबिन परिवारों के सदस्य हुआ करते थे। न्यायकरणिक, खेतों के विवादों को निपटाने वाले अधिकारी को न्यायकरणिक कहा जाता था गुप्त काल में। ये सब गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है। न्यायकरणिक वो होते थे जो खेतों के विवादों को निपटाते थे, उन्हें न्यायकरणिक कहते थे। और करणिक, लेखक या लिपिक को करणिक कहते थे। लेखक या लिपिक को करणिक कहते थे। बलत कौशन कौन थे? बलत कौशन तो ग्राम में राजा का प्रतिनिधित्व जो करते थे, उन्हें बलत कौशन कहते थे। सीमा कर्मकार, ग्राम एवं खेत का सीमांकन करने वाले को सीमा कर्मकार कहा जाता था। ग्राम एवं खेत का सीमांकन करने वाला सीमा कर्मकार। अष्टपलिक, अष्टपटलिक भूमि संबंधी दस्तावेजों को संरक्षित रखने वाला। भूमि संबंधी दस्तावेजों को संरक्षित रखने वाला अष्टपटलिक। देखिए, जो संयुक्त अधिवेशन अब तक 4 बार हुए हैं। पहला 1961 में हुआ था दहेज उन्मूलन के खिलाफ, और 3 हुए हैं अब तक। और दूसरा हुआ था बैंकिंग सुधार में 1978 में। तीसरा हुआ था आतंकवाद यानी पोटा पर 2002 में। और तीनों में अटल बिहारी वाजपेयी भाग लिए हैं। तीनों जो संयुक्त अधिवेशन हुए हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भाग लिए हैं। आतंकवाद पोटा वाला 2002, बैंकिंग सुधार 1978, दहेज उन्मूलन 1961 अटल बिहारी, इन तीनों में अटल लिए हैं भाग। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं विधेयक जिस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, जैसे धन विधेयक, इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा।
संविधान अगर संशोधन करना है तो इस पर भी नहीं किया जाएगा संयुक्त अधिवेशन, बल्कि अलग अलग पास करना होगा। और महाभियोग अगर लगाना हो तब भी संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। तो महाभियोग पे नहीं होगा संयुक्त अधिवेशन, संविधान संशोधन पर नहीं होगा संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक पर नहीं होगा संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाते हैं वो राष्ट्रपति बुलाते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसका कारण संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, तो जैसे संसद में गतिरोध होता है, जैसे कोई एक सदन कोई पारित किया दूसरा स्वीकार कर दिया, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। या ऐसा होता है कि एक सदन के सुझाव को दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, तब भी कभी कभी बुलाया जाता है। और ये भी हो सकता है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक रोक ले, तब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। और ये जो संयुक्त अधिवेशन है अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन जो लिया गया है, ये प्रक्रिया ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त अधिवेशन। तो इसमें ध्यान रखना है, महाभियोग, संविधान संशोधन और धन विधेयक, इन तीनों पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। सत्वर, सत्वर का मतलब होता है शीघ्र या जल्द या तुरंत, उसे सत्वर कहते हैं। मुम्पडल पवन ऊर्जा संयंत्र कन्याकुमारी में है। मुम्पडल पवन ऊर्जा संयंत्र कन्याकुमारी में है। जैसलमेर विंड पार्क जैसलमेर है। और कयाथर तमिलनाडु में है। वासपेट महाराष्ट्र में है। ये सब विंड पार्क हैं। और तुलजापुर भी महाराष्ट्र में है। वासपेट और तुलजापुर। वेलुगुपट्टा आंध्र प्रदेश में है। उन्नीस सौ 42 में कुमारप्पन समिति बनी थी भूमि आकार के लिए। भूमि संबंधी और जमींदारों के पास जो भूमि थी उसी पर बनी थी कुमारप्पा समिति 1942 में। चकबंदी 1970 में हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसमें कुछ थे प्रमुख बिंदु। जैसे इस समझौते में ये था कि हिंसात्मक जो अपराधी थे, मतलब हिंसा में जो शामिल थे, उनको उनके अतिरिक्त और जो राजनीतिक कैदी थे उनको छोड़ दिए जाए। पहली समिति गांधी जी की मांग थी ये। दूसरा ये था कि अपहरण की समाप्ति वापस कर दी जाए, क्योंकि सरकार उस समय अपहरण कर लेती थी लोगों को, मतलब जो क्रांतिकारी हुआ करते थे। और गांधी इरविन समझौते में अगला जो पॉइंट था वो सरकारी सेवाओं से त्याग पत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श किया जाए। मतलब जो
बहुत लोग त्यागपत्र दे दे रहे थे ना, तो उनको फिर से उनके बारे में सोचा जाए। समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी जाए, ये भी गांधी इरविन समझौते में था। मदिरा, अफीम तथा विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जाए। आपातकालीन अध्यादेश वापस लिए जाएं। ये थे गांधी इरविन पैक्ट में। वाजपेयी यज्ञ होता था, वो एक जो वाजपेयी यज्ञ होता था खान पान से था। अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ भी राजनीतिक शक्ति के द्योतक माने जाते थे। दोनों अश्वमेध और राजसूय। एपण एक परंपरा की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है, एक कला है एपण, महाराष्ट्र की लोक कला है एपण। इस कला को राजस्थान के माडवा, महाराणा, बंगाल में अल्पना, जैसे लोक कला अल्पना बंगाल में, एपण महाराष्ट्र में, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, ये लोक कला है। एक कटौती 4 प्रकार की होती हैं। एक साधारण कटौती, घटकों में कटौती, कंगारू कटौती और गिलोटिन कटौती। तो साधारण कटौती चर्चा समाप्त करके मतदान लिए जाते हैं, ये साधारण कटौती है। चर्चा हुई किसी विषय पर, फिर उस पर मतदान कर दिए जाएंगे, तो ये साधारण कटौती है। घटकों में कटौती का मतलब ये होता है कि केवल प्रमुख बिंदुओं के समूहों पर चर्चा करने के लिए, ये है घटकों में कटौती, केवल प्रमुख बिंदुओं पर। कंगारू कटौती क्या है, तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा के लिए। कंगारू में है कि एक एक जंप करके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर करते हैं, कंगारू कटौती कहते हैं। और गिलोटिन कटौती वे कटौती हैं जो बचे हुए यानी छूटे हुए बिंदुओं पर पुनः चर्चा करने के लिए जो कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, उसे गिलोटिन कटौती कहते हैं। तो गिलोटिन हुआ छूटे हुए बिंदुओं पर, कंगारू हुआ कुछ बिंदुओं पर चर्चा के लिए, घटकों में कटौती केवल प्रमुख बिंदुओं के समूह पर चर्चा, साधारण कटौती चर्चा समाप्त करके मतदान के लिए। यही 4 प्रकार की कटौती। सभी समिति तथा प्रस्ताव की चर्चा अनुच्छेद 118 में होती है। सभी समिति तथा प्रस्ताव की चर्चा अनुच्छेद 118 में। कुछ पीएम ऐसे हैं जिन्होंने विश्वास प्रस्ताव नहीं पाए थे, जैसे चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी। इन लोगों को विश्वास मत हासिल नहीं हुआ था। अब तक जो है 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया 15 बार। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध जेबी कृपलानी ने लाया था, पहला। अब तक 27 बार, सर्वाधिक इंदिरा गांधी। निंदा प्रस्ताव क्या होता है, तो निंदा प्रस्ताव समस्त मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव यानी कोई अगर
कोई मुख्यमंत्री है, कोई गलत कार्य कर दिया है, कोई संसद में कोई बात बोल दी है तो उसके विरुद्ध, या पूरी मंत्रिमंडल के विरुद्ध, दोनों में से किसी के लिए लाया जा सकता है निंदा प्रस्ताव। इसमें यह होता है 50% से अधिक मत से पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। अगर ये निंदा प्रस्ताव पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद त्याग देना होगा उसको। यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहा होता है तो निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? इसमें भी 50%। लोकसभा में विपक्ष लाती है अविश्वास प्रस्ताव। विपक्ष कहती है कि हमको आपके ऊपर हमको विश्वास नहीं है, इसलिए आपके खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। एक सत्र में एक बार, मतलब संसद का एक सत्र है तो उसमें एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, एक से अधिक बार नहीं लाया जा सकता। कम से कम 50 सांसद लोकसभा की सहमति आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। कम से कम 50 सांसद लोकसभा के, वो भी 10 दिन के अंदर चर्चा होती है, यानी जिसे फ्लोर टेस्ट कहते हैं। 50% से अधिक मत से पारित होने पर सरकार गिर जाती है और पुनः चुनाव होता है अविश्वास प्रस्ताव में। संसदीय में कुछ चर्चाएं होती हैं, जैसे अल्पकालीन चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव। तो अल्पकालीन चर्चा 2 घंटे की होती है। जो अल्पकालीन चर्चा होती है 2 घंटे की होती है। इसमें यह एक सार्वजनिक महत्व के विषय पर किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा सप्ताह में 3 दिन होता है। यह अल्पकालीन चर्चा सप्ताह में 3 दिन होता है, अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। सार्वजनिक महत्व के विषय पर अल्पकालीन चर्चा होता है, 2 घंटे की चर्चा की जाती है। आधे घंटे की एक चर्चा होती है, यह भी सार्वजनिक महत्व के विषयों पर इसको भी किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा ये भी होता है सप्ताह में 3 दिन, अल्पकालीन भी 3 दिन, आधे घंटे की भी 3 दिन। फिर एक होता है धन्यवाद प्रस्ताव। इसमें यह है कि अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जिससे संबद्ध है, इसे 50% से अधिक मत से पारित करना होता है। अगर ये धन्यवाद प्रस्ताव नहीं पारित हुआ तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। और धन्यवाद प्रस्ताव 2 बार होता है, जैसे बजट सत्र के समय होता है और जब नई लोकसभा गठित होती है तब भी धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। एक होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव का मतलब यह है जब कोई मंत्री पूरी जानकारी नहीं देता है तो लोकसभा के सदस्य विशेषाधिकार प्रस्ताव लाते हैं, यानी वो चाहते हैं कि इस विषय पर पूरी जानकारी उनको दी जाए। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तब आता है जब किसी लोकहित या सार्वजनिक विषय पर संबंधित मंत्री को सूचित करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए, कोई ऐसा महत्व का पूर्ण विषय है जिस पर लोकसभा का सदस्य चाहता है कि इस पर संसद अपना ध्यान आकर्षित करे, तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है। फिर होता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव किसी आपात या आकस्मिक मुद्दे पर चर्चा के लिए पहले से चल रहे चर्चा को रोकने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। कम से कम 50 सदस्य की सहमति है, इस पर 2.5 घंटे की चर्चा होती है। स्थगन प्रस्ताव सब में 50% है, इसको ध्यान रखना है चाहे जो भी प्रस्ताव हो। संसद की कुछ समितियां हैं, जैसे प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। तो जो प्राक्कलन समिति है इसे आकलन समिति या एस्टीमेट समिति भी कहते हैं। इसमें ये इसकी स्थापना जो हुई थी, यानी ये जो गठित हुई थी समिति बनी थी,
1950 में। इसमें केवल लोकसभा के होते हैं सदस्य प्राक्कलन में, यानी लोकसभा का सदस्य ही इसमें आकलन कर सकता है, राज्यसभा वाले इसमें नहीं होते हैं। अब प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें मंत्री सदस्य इसके नहीं हो सकते हैं। जो ये समिति बनती है कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। प्राक्कलन जो समिति होती है बजट के बाद इसको बनाया जाता है और यह अपव्यय रोकती है, मतलब ये इसीलिए इसे मितव्ययी समिति भी कहते हैं। फिर लोक लेखा समिति, लोक में सब आ जाते हैं छोटे बड़े, यानी इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग आ जाएंगे। 15 और 7 के रेशियो में होता है, यानी 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के। यह जो लोक लेखा समिति होती है यह सबसे पुरानी समिति कही जाए है, क्योंकि इसकी जो गठन हुआ था इसका 1921 में यह बनी थी, गठित की गई थी 1921 में। इसका जो मुख्य कार्य है यह धन की जांच करना। इसे लोक लेखा समिति को प्राक्कलन की जुड़वा बहन भी कहते हैं। सीएजी की जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच लोक लेखा समिति ही करती है। राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करते हैं। समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है, तो इसके 2 अध्यक्ष होते हैं उनको देती है। लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं यह अपनी रिपोर्ट उन्हीं को देती है। और अध्यक्ष कौन होते हैं, तो विपक्ष का नेता ही इसका अध्यक्ष होता है। और यह जो विपक्ष वाला कॉन्सेप्ट है कि विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा, यह 1967 से यह प्रावधान किया गया था, कि उसके पहले नहीं था। यह 1967 के पहले 1967 लोक लेखा समिति 1921। फिर लोक उपक्रम समिति यह 1964 में बनी थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें भी जब लोक लग जाए तो समझिए 22 सदस्य, 15-7। यह जो है लोक उपक्रम, यह सरकारी जो कंपनियां होती हैं यानी पीएसयू, उनकी जांच ये ही करती हैं। उनकी मतलब आउटस्टैंडिंग कैसी है और एरियर्स क्या है, इस तरह की जो भी होती हैं वो सब वही लोग करती हैं। तो लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति दोनों में 22 सदस्य, दोनों में 15 और 7 के रेशियो से होते हैं। लोक उपक्रम समिति 1964 में बनी, लोक लेखा समिति 1921 में बनी और प्राक्कलन समिति 1950 में बनी। सिडबी जो है इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। एक रेगुलेटरी बॉडी है, 1990 में बनी थी सिडबी। चर्चिल जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की थी। चर्चिल 11 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था। कब? 23 मार्च 1942 भारत आया रहा और 30 मार्च 1942 को अपनी योजना प्रस्तुत की थी क्रिप्स। इस योजना में भारत को पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्रदान करने तथा भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार दिया गया। इसमें भारतीयों द्वारा संविधान के निर्माण का अधिकार भी दिया गया, किंतु इस योजना में एक शर्त यह भी थी कि
यदि कोई भी प्रांत भारत के निर्मित संविधान से सहमत नहीं है तो वे इसे अस्वीकार करके पूर्ववत रह सकते हैं, यानी पहले जैसे रह सकते हैं, या फिर पूर्ण स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर सकते हैं, यानी अलग हो सकते हैं। इसी के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, यह पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग का एक न्योता है। क्रिप्स मिशन इसीलिए अस्वीकार कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन जो भारत पहुंचा था 23 मार्च को। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त जो था, इसके कुछ उपाधियां, जैसे इसे पराक्रमांक भी कहते हैं, अप्रतिरथ, पृथिव्याव्यास, लिच्छवी दौहित्र, परम भट्टारक, व्याघ पराक्रम, इसकी उपाधियां थी। पराक्रमांक, अप्रतिरथ, पृथिव्याव्यास, लिच्छवी दौहित्र, व्याघ पराक्रम। समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने अर्ली ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा। अर्ली ऑफ इंडिया किसकी है? तो स्मिथ की है। इसी में कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे रंग जब आ जाए ना तो प्रकीर्णन की बात करता है। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना, यह सब प्रकीर्णन की है। प्रकीर्णन में याद रखना है कि रंग की बात होती है। अब प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? तो व्यतिकरण यह है कि जल की सतह पर या सड़क पर फैले हुए मिट्टी की तेल की परतों का रंगीन दिखाई देना। देखिए, रंग अलग है, रंगीन अलग है। जब रंगीन आ जाए नाम तो वह व्यतिकरण है, और जब रंग आए तो वह प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन रंग, और रंगीन क्या है? रंगीन जब शब्द आए तो वो हो गया व्यतिकरण। जैसे साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, यह व्यतिकरण का परिणाम है। जल की सतह पर मिट्टी तेलों का फैला हुआ और रंगीन दिखाई देना, यह व्यतिकरण का परिणाम है। वीपा एक बॉक्साइट क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। आर्नहम लैंड भी बॉक्साइट का क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। वीपा और केप यार्क और आर्नहम लैंड, ये 3 बॉक्साइट क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का। कोनाक्री बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश और कास्सा, ये बॉक्साइट क्षेत्र है गिनी का। कोनाक्री बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश और कास्सा, ये दोनों गिनी के हैं। घाना में है कुमासी। विंटम द्वीप एक बॉक्साइट क्षेत्र है इंडोनेशिया का। विंटम द्वीप। मलेशिया का है तेलुक रामुनिया और जोहोर बॉक्साइट क्षेत्र, मलेशिया का है।
एस्ट्रोजन का अधिक होना रक्त के थक्के और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकता है और एस्ट्रोजन का कम होना कमज़ोर हड्डियों और रजोन वृद्धि के लक्षणों के जोखिम को बढ़ा सकता है। एस्ट्रोजन अगर कम है, अधिक है तो रक्त का थक्का बने, और अगर एस्ट्रोजन कम है तो हड्डियों और रजोन वृद्धि के लक्षणों में जोखिम, यानी बैलेंस होना चाहिए। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर भारत को 20 प्रमुख पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में देश को 127 कृषि जलवायुई प्रदेशों में विभाजित किया था। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1971 में देश को 127 कृषि जलवायुई प्रदेशों में विभाजित किया। भारत को 15 बृहद कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। साठ कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्र हैं। भारत को 20 पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है रीजन 20 है। कुसुम एक तिलहनी फसल है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है कार्थेमस टिक्टोरियस, कार्थेमस टिक्टोरियस होता है। आरओ का क्वेश्चन है, आरओ मीन्स 2016 का। चना की प्रजाति है गौरव, राधे, पंत, ये सब चना की प्रजाति है। सुजाता जो प्रजाति है यह कपास की है। देसी श्यामली भी, यह भी कपास की प्रजाति है। देसी श्यामली। सुविन भी कपास की प्रजाति है। सुजाता, सुविन, देसी श्यामली। मूंगफली की है चित्रा 64, चंद्रा, कौशल, ये सब मूंगफली की है। गेहूं की है कुंदन, कल्याण, सोना, सोनालिका। खरपतवार और फसल, जैसे गेहूं में फेलिस माइनर खरपतवार लगता है, आरो क्वेश्चन है। मटर में प्याजी खरपतवार होता है। मटर में प्याजी खरपतवार होता है। बरसीम में कासनी खरपतवार होता है। बरसीम में कासनी, मटर में प्याजी और गेहूं में फेलेरिस माइनर। बथुआ का वानस्पतिक जो नाम होता है इसे चिनोपोडियम एल्बम कहते हैं। यह गेहूं, मटर, सरसों का खरपतवार के रूप में उगता है। कासनी खरपतवार बरसीम में, प्याजी खरपतवार मटर में, फेलिस माइनर खरपतवार गेहूं में। कित्तूर विद्रोह हुआ था कर्नाटक में 1824 में। कच्छ विद्रोह हुआ था गुजरात में 1819 में। कच्छ विद्रोह। गंजाम विद्रोह मद्रास में हुआ था 1800 में। रामोसी विद्रोह 1822 में। ताना भगत विद्रोह 1914 में। रंपा विद्रोह 1879 में। पाइक विद्रोह उड़ीसा में, पाइका जिसे कहते हैं, 1817 में। वेलुथम्पी विद्रोह केरल में 1808 में।
पॉलीगर विद्रोह तमिलनाडु में 1801 में। चुआर विद्रोह 1700 बंगाल में हुआ था। चुआर विद्रोह 1768 में चुआर। पॉलीगर 1801। बेलूथम्पी 1808। भील विद्रोह महाराष्ट्र में 1818। कोल विद्रोह, लरका विद्रोह भी कहते हैं कोल विद्रोह को, लरका विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है यह कोल विद्रोह, 1831 में। खासी विद्रोह असम और मेघालय में हुआ था 1829 में। संथाल 1855 में। मुंडा 1895 में। पाइका 1817 में। रंपा 1879 में। ताना भगत 1914 में। खोंड तथा सवार 1837 में। रामोसी 1822 में। अहोम 1828 में। कुकी 1826 में। कोया विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था 1879 में। गडकरी विद्रोह 1844 में। कित्तूर विद्रोह कर्नाटक में 1824। कच्छ 1819 में। गंजाम 1800 में। ये सब विद्रोह हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें शुंग और सातवाहन काल की इतिहास है। मत्स्य में सातवाहनों को आंध्रभृत्य कहा जाता था। गरुड़ पुराण, इसमें पशु चिकित्सा का उल्लेख है। औषधि एवं रत्नों का उल्लेख है। मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती की कथा है मार्कंडेय में। स्कंद पुराण, यह सबसे बड़ा पुराण है। अग्नि पुराण, इस अग्नि पुराण में मंदिर कला की है। इसमें राजनीति है, व्याकरण, फलित, ज्योतिष, इस सब का उल्लेख है अग्नि में। टेट्रा एथिलेड, यह क्या करता है? एंटी नॉक एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। टेट्रा एथिलेड एंटी नॉक एजेंट। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्नि शामक के रूप में। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक। टेट्रा एथिलेड एंटी नॉक एजेंट। TNT टाइनाइट्रोटाइलुइन, इसे टाइलुइन पर यह है बम तथा तारपिंडों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर एमेटोल विस्फोटक बनाने में करते हैं। और TNG क्या है? यह रंगहीन तैलीय द्रव है। TNG को ही नोबल तेल कहते हैं। TNG को नोबल तेल कहते हैं। यह ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है।
इसकी सहायता से डायनामाइट जैसे महत्वपूर्ण विस्फोटक बनाए जाते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोफिनाल TNP, इसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। TNP को क्या कहते हैं? पिक्रिक अम्ल, TNP को। यह क्रिस्टली ठोस होता है। TNP को पिक्रिक अम्ल और TNG को नोबल तेल। फार्मिक एसिड जो है, इसका IUPAC नाम होता है मिथेनोइक अम्ल। फार्मिक को मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। एसिटिक जो अम्ल होता है इसे एथेनोइक अम्ल कहते हैं।